नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशु झा और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। और आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ इश्क का रंग सफ़ेद, भाग 208 एवं 209। आज का दिन काफ़ी थका देने वाला था। सब हॉल में जहाँ तहाँ फैल कर बैठे हुए थे। नन्हा शरद अपनी परी के साथ खेलने में व्यस्त था। पली पली बोलते हुए उसके सामने झुनझुना हिला रहा था, जिसे देखकर हमारी परीक्षिता खिलखिलाकर हंस रही थी। बिंदिया सबको चाय कॉफ़ी देकर आती है। सब गुमसुम से सोच में मगन थे। ना चाहते हुए भी शरद की याद सबको रुला ही जाती थी। काश आज वो यहाँ पर रहता, खुशी से नाचता रहता, पूरे घर को सर पर उठा के रखता। उसकी कमी कोई पूरा नहीं कर पाया था। सब एकटक शरद की तस्वीर देख रहे थे, जिस पर चंदन का माला चढ़ा हुआ था और सामने घी की दीपक जल रही थी। तस्वीर में भी वो मुस्कुरा रहा था। पापा। नन्हा शरद आकर नीरज का हाथ हिलाता है। नीरज उसे गोद में उठा लेता है। पापा। नन्हा शरद हर आदमी को पापा ही कहता था। शरद की तस्वीर देखते हुए भी पापा ही कहता है। हाँ, पापा है तुम्हारे। पापा जा। नन्हा शरद दोनों हाथों को घुमाते हुए पूछता है। जब भी कोई बाहर चला जाता था वो ऐसे ही पूछता था। हाँ, तुम्हारे पापा चले गए। पापा। हाँ, पापा। अतुल भी परीक्षिता को खिलाना छोड़कर उन दोनों की तरफ देखने लग जाता है। भाई, अब संभालिए अपनी परी को, दीजिए हमारे बेटे को। अतुल उठकर नन्हा शरद को नीरज की गोद में से ले लेता है और परीक्षिता को पकड़ा देता है। चलो, पापा और बेटू मस्ती करने चलते हैं। और मम्मा पापा आप भी सोने जाइए। दवाई खा लिया आपने? छोटी माँ, आपने खाना खाया? हाँ बेटा, हमने खा लिया है। तो चलिए सब अपने कमरे में आराम करते हैं। एक को रोते हुए देखकर सब रोने लग जाते थे, इसलिए अतुल सबको वहाँ से उठाने लग जाता है। भाभी आप भी जाइए कमरे में और लाइए परी को, तो हम अपने कमरे में ले जाते हैं। यह आप दोनों को बहुत डिस्टर्ब करती होगी। बकवास बंद कर अपनी, और लाओ शरद को मैं अपने कमरे में ले जाता हूँ। ना पापा। शरद अतुल के गोदी ना में सर हिला देता है और अतुल का शर्ट कसकर पकड़ लेता है। सब शरद की हरकत देखकर हैरान हो जाते हैं। नहीं तो वो नीरज के सामने किसी को नहीं पूछता था। आया भाई मज़ा? भरा मुझे चिढ़ाते थे ना, अब देखिए इसे। रिया नीरज के हाथ पर देखकर हंसते हुए बोलती है। अच्छा बेटा, तो बाप के आते ही बदल गया। जब ये 2 दिन का बाप चला जाएगा ना, तब मैं ही काम आऊँगा। नीरज शरद का गाल पकड़कर खींचते हुए बोलता है। नहीं बेटा, इस बार आपके पापा आपको लेकर चलेंगे। सब अतुल को देखने लग जाते हैं। शरद के जाने के नाम पर चेहरा उतर जाता है। सबसे ज़्यादा तो ईशानी हैरान होती है। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये कि पापा मुझे पोस्टिंग मिल गई है। कहाँ पर? इंदौर में मिली है और हाउस भी अलाउट हो गया है। और मैं चाहता हूँ ईशानी और शरद को लेकर जाऊँ, क्योंकि अब 1 साल से पहले मुझे छुट्टी नहीं मिलने वाली है। आप लोगों को कोई इतराज़ तो नहीं है ना? नहीं अतुल, बस शरद के बिना मन नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, यहाँ से इंदौर दूर ही कितना है। जब भी आप लोगों का मन हो आ जाइएगा। भाई मैं ठीक कह रहा हूँ ना? शरद के जाने के नाम पर ही नीरज गुम हो जाता है। हाँ ठीक कह रहा है। ले जाओ अपने बीवी बच्चों को अपने कमरे में। मैं अपने कमरे में जाता हूँ।
नीरज परीक्षिता को उठाते हुए ऊपर कमरे में चला जाता है। क्या हुआ, भाई नाराज हो गए क्या? नहीं देवर जी, आप परेशान मत होइए, हम देखते हैं। नीरज के पीछे पीछे धानी भी चली जाती है। इतना मत सोचो, सरस से कभी दूर नहीं रहा है ना, इसलिए उसे बुरा लग रहा होगा। लेकिन तुम भी कब तक अपने परिवार से दूर रहोगे? रिया की शादी होते ही ईशानी को भी तुम्हारे साथ विदा कर देंगे। लेकिन बड़े पापा ऑफिस, हम सब हैं संभालने के लिए। बेटा, तुम अपने पति और बच्चे पर ध्यान दो। और आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना हो गया है, तुम वहाँ से भी काम संभाल सकती हो। जी बड़े पापा। ईशानी ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर रह जाती है, कुछ बोल नहीं पाती है। जाओ, बहुत रात हो गई है, सब अपने कमरे में जाओ। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? धानी कमरे में आते ही नीरज से पूछती है। कुछ नहीं, परी को भूख लगी है, तुम इसे दूध पिला दो। देवर जी शरद के पिता है। जानता हूँ मैं, इतना मत सोचो तुम, जाओ मैं कॉल करके आता हूँ। नीरज उठकर बालकनी की तरफ चला जाता है। धानी के उसके पीछे जाने का मन था, लेकिन परीक्षिता रो रही थी तो वो उसे लिटाकर दूध पिलाने लग जाती है। नीरज बाहर खड़े होकर आसमान को देखकर सोच रहा था। शरद के बिना वो रहने का सोच भी नहीं सकता था, लेकिन शरद तो अतुल का बेटा है। वो अपने स्वार्थ के कारण अतुल की शादीशुदा ज़िंदगी तो ख़राब नहीं कर सकता था। 2 साल से अपनी पत्नी अपने बच्चों से दूर रह रहा है, और कब तक अपने परिवार से दूर रहे? वो क्या अपनी पत्नी और अपनी बेटी से दूर रह सकता है? जब भी उसका मन होगा वो मिल लेगा। हाँ, अब मन को मनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तब भी उसके जेब में रखा हुआ मोबाइल बजने लग जाता है। फिर नीरज फ़ोन उठाकर बात करने लग जाता है। ईशानी अतुल का दूध लेकर कमरे में आती है। दर्द हो रहा है शरद, छोड़ो। अतुल घोड़ा बना हुआ था और शरद उसके पीठ पर सवार होकर उसके दोनों बालों को हाथ से पकड़ रखा था। टक टक टक, टक टक टक, टक टक नहीं, टिक टिक। मम्मा, टक टक टक। हाँ, टक टक टक। अब नीचे उतरो, थकते नहीं हो खेलते खेलते? मम्मा बू। हाँ मिलेगा, चलो पहले कपड़े बदलो। तुम दूध पी लो, दूध गर्म है। ईशानी अतुल को कहते हुए शरद को उठाकर चेंजिंग रूम में चली जाती है और वहीं उसे कपड़े पहनाकर दूध पिलाती है। अतुल के सामने उसे कई बार शर्मिंदा हो जाना पड़ता था। अतुल एक नज़र बंद चेंजिंग रूम की तरफ देखता है और अपना मोबाइल खोलकर बैठ जाता है। थोड़ी देर में ईशानी रेड कलर की सिल्की सी नाइटी पहने हुए शरद को लेकर बाहर आती है। प्रेगनेंसी के बाद उसका शरीर थोड़ा भर गया था, लेकिन अब वो फिर से पहले की तरह हो गई थी। माँ बनने के बाद उसका रूप और भी निखर गया था। कोई देखकर कह भी नहीं सकता था कि वो एक बच्चे की माँ है। ईशानी शरद को कंधे पर रखकर घूम रही थी और उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी। अतुल मुंह से बंधे हुए कुछ देर तक निहारता रहता है। जैसे ही ईशानी से नज़र उससे टकराती है, वो अपनी नज़र चुरा लेता है। मोबाइल टेबल पर रखते हुए उठकर उसके पास आता है। लाओ, मैं इसे सुला देता हूँ, तुम सो जाओ, थक गई होगी। नहीं, तुम परेशान हो जाओगी, मुझे आदत है। तो मैं भी लगा लेता हूँ। क्या आदत? मैं भी लगा लेता हूँ आदत। अब तो वहाँ पर हम दोनों को अकेले ही संभालना होगा ना, बस काम करने के लिए हेल्पर है, बाकी शरद को तो हम दोनों को ही संभालना होगा। पापा। हाँ, कल पापा करना, भी सो जाओ। कल पापा घूमी घूमी करने ले जाएंगे। पापा घूमी घूमी? हाँ, घूमी घूमी, सो जाओ। वो मैं कह रही थी,
हाँ। अतुल उसकी तरफ पलट कर देखता है। हाँ बोलो, क्या कह रही थी? कुछ नहीं, मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है, मैं इसे सुला दूँगा। ईशानी बिस्तर पर चली जाती है। अतुल शरद को सुलाने लग जाता है। थोड़ी देर की मशक्क़त करने के बाद वो सो जाता है। अतुल उस उठाए हुए बिस्तर पर आता है तो ईशानी सो चुकी थी, या शायद सोने का नाटक कर रही थी। जो भी था, उसकी आंखें बंद थी और शरीर बिल्कुल स्थिर था। अतुल शरद को बीच में रखते हुए बेड की दूसरी तरफ आकर लेट जाता है और दूसरी तरफ करवट लेकर सो जाता है। अतुल के लेटते ही ईशानी आंखें खोल लेती है और शरद को अपनी बाहों में भरते हुए आंख बंद कर लेती है। हाँ हाँ मिस्टर परिहार, मैं आपको कॉल करता हूँ। ठीक है। नहीं, बाकी की डिटेल आपको मैं ईमेल कर दूँगा। हाँ, आज और कल मैं थोड़ा बिजी रहने वाला हूँ, लेकिन जल्दी ही मैं आपसे मिलता हूँ। ठीक है, ईशान आपसे बात कर लेगा। ओके, आई कॉल यू लेटर। नीरज फ़ोन रखते हुए कमरे के अंदर आता है। उससे बात करते करते 1 घंटे से ऊपर हो गए थे। जब वो सोने के लिए बेड की तरफ देखता है तो उसके कदम ठिठक जाते हैं। उसकी धर्मपत्नी और उसकी राजकुमारी पूरे बिस्तर पर फैलकर सोई हुई थी। उसके सोने के लिए तो कोई जगह ही नहीं था। देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और तकिया उठाकर अपने राजकुमारी के पैरों के पास सो जाता है। सोने से पहले अपने प्रिंसेस का पैर चूमना नहीं भूलता है। सोए हुए भी परीक्षिता के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। इधर अतुल की आंख झटके से तब खुलती है जब उसे अपने सीने पर किसी के हाथ महसूस होते हैं। नीचे की तरफ देखता है तो एक कंगन पहने हुए ईशानी के खूबसूरत हाथ उसके सीने पर थे। अतुल को बहुत तेज़ झटका लगता है और मुंह घुमाकर देखता है तो ईशानी अपना चेहरा उसके गले में छुपाए हुए सो रही थी, पीछे से बाहों में भरकर। तभी उसे अपने पेट पर छोटे छोटे हाथ महसूस होते हैं। अतुल जब सामने देखता है तो नन्हा शहजादा उसके पेट पर लगकर सो रहा था। वह इस वक्त बेड के बीचों बीच था। एक तरफ ईशानी थी और दूसरी तरफ नन्हा शरद सो रहा था। शरद को देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो धीरे धीरे सीधा होता है और एक बाजू पर अपने बेटे को सुलाकर माथे को चूम लेता है। दूसरे बाजू पर ईशानी को खुद से सटाते हुए उसे निहारने लग जाता है। दिन में जो उसने मांग भरा था, सुर्ख लाल सिंदूर उसके मांग में झलक रहे थे। चेहरे पर छोटी सी बिंदी और होठ हमेशा की तरह गुलाबी थे। सच में इसी खूबसूरती को देखकर तो उसका मासूम सा दिल धड़का था। आज भी उसकी खूबसूरती को देखकर पिघल रहा था। झुककर उसके माथे पर होठ रख देता है। उसके होठ के स्पर्श से ईशानी की नींद खुल जाती है। आंखें खोलकर देखती तो अतुल का चेहरा दिखाई देता है। अतुल को इतने करीब देखकर वो झटके से उठकर बैठ जाती है। अतुल भी हड़बड़ा जाता है। उसे लगता है जैसे कोई चोरी पकड़ी गई है। तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे सोने का फ़ायदा उठा रहे हो? शर्म नहीं आती है तुम्हें मुझे छूते हुए? या अंदर का मर्द मुझे देखते ही बाहर आने को तैयार हो जाता है? ईशानी, तुम गलत समझ रही हो। धीरे बोलो, शरद सो रहा है। अच्छा, मैं गलत समझ रही हूँ? अभी तुम्हें शरद का ख्याल आ रहा था, और जब तुम मुझे इस तरह से छू रहे थे तब छोटे से बच्चे का ख्याल नहीं आया था तुम्हें कि कैसे उसके सामने इतनी गंदी हरकतें कर रहे हो? अतुल, तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम जो चाहते हो मैं वो नहीं दे सकती हो। पागल हो गई हो तुम? क्या बकवास कर रही हो? मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ। आई नो तुम्हारी भी कुछ ज़रूरतें हैं। तुम अपनी ज़रूरतें बाहर जाकर पूरा कर लो। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बस मुझसे दूर। ईशानी!
अतुल इतनी तेज चीखता है कि बगल वाले कमरे में परी को लेकर घूमते हुए नीरज को भी सुनाई दी जाती है। शरद भी उठकर रोने लग जाता है। मैं जब चाहूँ अपना हक ले सकता हूँ, फ़ायदा उठाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। पति हूँ तुम्हारा, लेकिन तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, तुम्हारे इमोशन का कदर करता हूँ। लेकिन तुमने तो मुझे अरे गहरे राह चलते हुए मजनू समझ लिया है। IPS ऑफिसर हूँ मैं। तुम्हें लगता है मैं अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए कोठे पर जाऊँगा? डिस्कस्टिंग। आज मुझे खुद से नफरत हो रही है कि मैंने तुमसे प्यार किया है। रहो तुम अपने ईगो के साथ खुश। शरद कच्ची नींद में उठने के कारण रो रो कर बेहाल हो गया था। अतुल उसे गोद में उठाते हुए बालकनी की तरफ निकल जाता है। ईशानी उसे जाते हुए देखते रह जाती है। आंखों से आंसू की धारा बह निकलती है। क्या करे वो? क्या अपने पति को भूलना इतना आसान होता है? हर बार उसके प्यार के बदले उसे धुतकार ही मिलता था, और इस बार ईशानी की बातें अतुल के दिल को लग गई थी। कौन सा उसने गलत जगह छुआ था? बस माथे पर तो होठ रखा था। क्या अपनी पत्नी पर उसका इतना भी अधिकार नहीं है? क्या उसने शादी करके ईशानी पर जुल्म कर दिया है, जो उस पर इतने गंदे इल्ज़ाम लगा रही है? और अब उसे शादी से आज़ाद कर देगा? कानूनी तौर पर नहीं, दिमागी तौर पर। अब वो कोई आस नहीं लगाएगा। अगर ज़िंदगी अकेले ही गुजारना है तो यही सही। अपने भाई के अंश को तो घर से दूर नहीं जाने दे सकता है, इसलिए ईशानी को शादी से आज़ाद भी नहीं कर सकता था। लेकिन उम्मीद, अब वो कोई उम्मीद नहीं लगाएगा। हाँ, बार बार अपने मन को ठेस नहीं पहुंचाएगा। अतुल शांत स्वभाव का था। ना ही उसे बदतमीजी करना आता था, ना ही वो ज़बरदस्ती किसी से अपनी बात मनवाना आता था, ना ही वो कभी अपनी बात खुलकर बोल पाता था। हमेशा बिन कहे बिन मांगे उसकी हर जिद पूरी कर जाती थी। एक सामान्य स्वभाव का शांत सा लड़का था। अफसर बनने का सपना देखा था, जिसने उसने अपने मेहनत से सफल किया था। ईशानी को 2 साल का वक्त दिया, शायद वो उसके रिश्ते को समझ जाए, लेकिन ये शायद ही बनकर रह गया था। ईशानी आज भी उसी कगार पर खड़ी थी जहाँ पर वो उसे छोड़कर गया था। बस ईशानी के साथ एक आम सी ज़िंदगी जीना चाहता था, अपने बच्चों के साथ खुश रहना चाहता था, जो शायद उसके नसीब में लिखा हुआ नहीं था। खुद को उसने फिर से उसी खोल में छुपा लिया था। परिवार वालों के सामने वो नॉर्मल रहता था, शरद पर तो जान रखता था, लेकिन कमरे के अंदर बस वो शरद से मतलब रखता था। उसी के साथ उठना, उसी के साथ बैठना, उसी के साथ खेलना। कमरे में ईशानी भी मौजूद है, उसने देखना भी छोड़ दिया था। ईशानी उसकी बेरुखी महसूस कर पा रही थी। उसे अपने किए पर पछतावा भी था, और वो अतुल से माफ़ी भी मांगना चाहती थी, लेकिन अतुल इस बार पूरी तरह से उसे इग्नोर कर रहा था। जब भी वो बात करने के लिए उसके सामने आती थी, वो चुपचाप बाहर निकल जाता था। ईशानी क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत जाता है। दोनों के बीच गहरी खामोशी आ गई थी। ईशानी ने भी उससे बाद में बात मनाने का मन बना लिया था, क्योंकि घर में फंक्शन था, सारी जिम्मेदारी उसके सर पर थी। ईशान की तरफ से भी रस्म की तैयारी वही कर रही थी। धानी आजकल परी के साथ ज़्यादा व्यस्त रहती थी, क्योंकि अभी बहुत छोटी थी, उसके 1000 काम रहते थे। फूलों और लड़ियों से घर सज चुका था। गणेश पूजन के साथ आज शादी की रस्मों का शुभारंभ हो जाता है। जेल के काल कोठरी में सुशीला जी बैठी हुई थी। जब तक शरीर में दर्द का एहसास नहीं होता था, तब तक इंसान को अपने करतूत कहाँ पता चलता है। लेडी कांस्टेबल ने उनकी अच्छे से खातिरदारी की थी। जेल की सूखी रोटी और फीकी दाल खाकर घर का खाना और स्वाद याद आ रहा था। साथ ही साथ धानी पर किए हुए अत्याचार भी याद आ रहा था। ऐसा ही सूखा खाना तो धानी को देती थी,
खाने के लिए। जेल के खाने में तो थोड़ा नमक रहता भी था, लेकिन धानी के खाने में तो नमक भी का नामो निशान नहीं रहता था। आज जब खुद ज़मीन की चटाई पर सोना पड़ रहा था, तो अब धानी का दुख दर्द का एहसास हो रहा था। कैसे उसे हाथ पकड़कर पलंग से नीचे उतारते हुए नीचे सोने के लिए कहा था, और 3 साल तक गर्मी हो या सर्दी चटाई पर ही वो सोती थी। आज जब पूरे कैदी के कपड़ों में धोती है, तो धानी का दर्द का एहसास होता था। कैसे घर के सारे कपड़े उस बेचारी पर छोड़ देती थी और खुद महारानी की तरह बैठी हुई रहती थी। धानी के जाने के बाद धूप भी लगा लिया था, लेकिन जब तक धानी थी उसे चैन से नहीं जीने दिया था। अपना घर ही होता है और जेल जेल ही होता है। हर दुख दर्द का एहसास हो रहा था और अपने किए पर पछतावा भी था, लेकिन अब उस पछतावा का कोई महत्व नहीं था। कहते हैं ना, भगवान घर में देर है अंधेर नहीं। एक एक करके सारी करनी का फल मिल रहा था। बस अब उन्हें दिखाई देना चालू हो गया था। ए, उठो रे, तुम्हारा पति आया है मिलने। एक लेडी कांस्टेबल उनके सेल पर डंडा मारते हुए बोलती है। सुशीला जी के चेहरे पर संतोष आ जाता है। 5 महीने हो गए थे, कोई उन्हें देखने तक नहीं आया था। अपने पति के आने का नाम सुनकर ही उनके चेहरे पर खुशी झलक आ गई थी। कैलाश जी काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। पुलिस वाले ने उन्हें एक कमरे में मिलने का आदेश दिया था, लेकिन कैलाश जी ने मना कर दिया था। आप आ गए आप? सुनिए जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं सबसे माफ़ी मांग लूँगी। धानी का पैर पकड़ कर माफ़ी मांग लूँगी। आप मुझे ले चले यहाँ से। यहाँ बिल्कुल भी हमें अच्छा नहीं लग रहा है। अब आप जो कहेंगे हम सब करने को तैयार हैं। बस हमें ले चलिए यहाँ से। ठीक है, फिर मैं चाहता हूँ तुम यहीं पर हो। तुम्हारी यही सही जगह है। अपना पति धर्म निभाते हुए मैं तुम्हें कभी तुम्हारे किए हुए गुनाहों को सज़ा नहीं दे सकता था, लेकिन जो अब तुम्हें सज़ा मिल रहा है ना, मैं अब इंसानियत का धर्म के नाते तुम्हें बाहर निकाल नहीं सकता हूँ। महसूस करो उन तकलीफ़ों को, तभी तुम्हें शायद अपने गुनाहों का अंदाज़ा हो कि एक गूंगी गाय को तड़पाना कितना बड़ा गुनाह होता है। कदम कदम पर मैं तुम्हें मना करता था, सुशीला मत करो इतना पाप, क्योंकि ऊपर वाले की नज़र में सबका पाप देखा जाता है। तुम्हारे साथ साथ हम सब पाप के भागीदार बन गए, क्योंकि तुम्हारे अत्याचार को ना रोककर मैं भी कहीं ना कहीं पापी का भागी बन रहा था। और अब तुम्हें निकाल कर फिर से वही गलती नहीं दोहराऊंगा। अब तुम रिया का जीना हराम करोगी, जो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगी। आप लोग जैसा कहेंगे, जैसा रखेंगे मैं वो रहूँगी। मैं किसी को कोई तकलीफ़ नहीं दूँगी। बस यहाँ से निकाल लीजिए मुझे। यही एहसास तुम्हें बाहर क्यों नहीं हुआ? एक बार के लिए धानी के ऊपर अंधविश्वास के लिए मैं तुम्हें माफ़ भी कर देता, लेकिन जो तुमने उसके साथ बैर पाल कर किया है, उसके बच्चे को मारने की कोशिश करके किया है, उस पाप के लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता हूँ। क्या बिगाड़ा था उस बच्चे ने तुम्हारा? उसकी ये गलती थी ना कि वो तुम्हारी पसंद की नहीं थी, उसे सागर ने पसंद किया था। उसमें उसकी क्या गलती थी? सागर बॉर्डर पर शहीद हो गया, उसमें उसकी क्या गलती थी? वो विधवा बन गई, उसमें उसकी क्या गलती थी? नीरज ने उससे शादी कर लिया, उसमें उसकी एक अच्छा जीवन देने की कोशिश किया, उसमें उसकी क्या गलती थी? वो तो बस ज़िंदगी की ढर्रे में ढलती चली गई थी। हर चीज़ के लिए उसे गलत ठहराती थी, उस पर जुल्म करती थी। कभी अपसुगनी, तो कभी विधवा, तो कभी बांझ। क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? आज 5 महीने की इस काल कोठरी में तुम परेशान हो गई, लेकिन वो 3 साल से तुम्हारे काल कोठरी में रह रही थी, तब तुम उसका दर्द का एहसास नहीं होता था? कैलाश जी भरे हुए बैठे हुए थे। हो गई ना गलती, हर इंसान से होती है, हमसे भी हो गई, माफ़ कर दीजिए। नहीं सुशीला, तुमसे गलती नहीं, तुमसे गुनाह हुआ है, और गुनाह की कोई माफ़ी नहीं होती है। एक बहू की तो तुमने ज़िंदगी नरक बना ही दिया था, लेकिन दूसरे का नहीं बनाने दूंगा। बस बताने आया था, आज बेटी की हल्दी है,
और 2 दिन बाद शादी ही है। यहीं से मन ही मन देख लेना, क्योंकि आंखों का सुख तो प्राप्त होने वाला नहीं है। नहीं जी, हमारे ईशान को लेकर हमारे बहुत सपने हैं। तो देख लो इस काल कोठरी में अपने बेटे की शादी के सपने। काश तुम सुधर जाती और बाहर रहते हुए तुम्हें अपनी तकलीफ़ का एहसास हो जाता, तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती। कैलाश जी अफसोस के साथ बोलकर उठकर बाहर की तरफ चले जाते हैं। पीछे से सुशीला जी रोते हुए उन्हें आवाज़ लगाती रह जाती है, लेकिन उनकी आवाज़ का तो कोई सुनने वाला नहीं था। ये सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हो? फंक्शन तो शाम में है ना? नीरज बाथरूम से निकलते हुए बाल पोंछते हुए पूछता है। धानी के लिपस्टिक लगाते हुए हाथ रुक जाते हैं। अभी तक तो उसने नीरज को बताया ही नहीं था कि वो ईशान के घर जा रही है। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? वो हम धानी जैसे ही 2 बार वो हम करती थी, नीरज को पता चल जाता था कि ज़रूर ऐसी कोई बात है जो उसे पसंद नहीं आने वाला है। बोलो क्या हुआ? वो हम और ईशानी जी। हाँ आगे। हम और ईशानी जी ईशान के घर जा रहे हैं। शर्ट के बटन लगाते हुए नीरज के हाथ धानी की बात सुनकर रुक जाते हैं। व्हाट रविश, ये कैसा मजाक है? वहाँ पर क्या करने जाओगी तुम? वो वहाँ पर उनके रस्म करने के लिए कोई नहीं है, तो हमने और ईशानी जी ने सोचा कि उनकी रस्म करें। बिल्कुल नहीं, तुम इस घर में से कहीं नहीं जाओगी। अब क्यों ऐसा कह रहे हैं? उस घर से रिश्ता जुड़ रहा है, प्रिया जी की शादी हो रही है, तो क्या उस घर में आना जाना नहीं होगा? वो मैं देख लूँगा आना जाना होगा कि नहीं, लेकिन तुम्हें नहीं जाना है तो नहीं जाना है बस। आप समझने की कोशिश कीजिए ना, ईशान जी के अपने परिवार में कोई नहीं है। जो हमारे साथ गांव में हुआ उसके बाद उन्होंने गांव वाले को भी नहीं बुलाया है। अगर हम सब भी नहीं जाएंगे तो उनकी रस्में कैसी होगी? रस्में तो औरतें ही करती हैं ना। हाँ तो माँ चली जाएगी, मम्मी जी नहीं जा सकती है। यहाँ रिया जी की भी रस्में होगी ना, और हम लोग बस अभी जा रहे हैं हल्दी का रस्म करके फिर से वापस आ जाएंगे। और फिर कल जाएंगे मेहंदी का रस्म करके वापस आ जाएंगे। संगीत यहीं पर होगा, उसके बाद आएंगे उनके साथ बारात में, वहीं वापस आ जाएंगे। यहाँ पर तो बुआ जी मौसी जी सब है, लेकिन वहाँ पर तो कोई नहीं है। और आप क्यों इतना सोच रहे हैं? माँ जी हैं नहीं है ना, और बाबूजी ने कभी हमें कुछ नहीं कहा है। और आप ईशान जी को तो अच्छी तरह से जानते हैं, हमें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। जाने दीजिए ना, मैं अपनी बेटी के बिना कैसे रहूँगा? ठीक है, आप इसे यहीं पर रख दीजिए, हम इसे छोड़ कर जा रहे हैं। अरे लेकिन ये तुम्हारे बिना कैसे रहेगी? इसे फीड कौन कराएगा? तो फिर हमें जाने दीजिए। नीरज मन महसूस कर रह जाता है। ठीक है, जल्दी वापस आ जाना। मम्मी जी, ईशानी जी। धानी तैयार होकर अपने कमरे से नीचे उतरती और सबको बुला रही थी। ईशानी भी तैयार होकर उतरती है। दोनों पांडे निवास के लिए विदा हो जाते हैं। आराधना जी सब यहाँ की तैयारी में व्यस्त हो जाती है। गाड़ी जैसे ही पांडे निवास की गली के बाहर रुकती है, सब पड़ोसी बाहर आ जाते हैं। कैलाश जी खुद दोनों को लेने आए थे। ईशानी और धानी अपने अपने बच्चों को लेकर उतरती हैं। जहाँ धानी आज 3 साल बाद आई थी, वहीं ईशानी भी 2 साल बाद आई थी। गहरे लाल रंग की बनारसी साड़ी पहनी हुई धानी बहुत खूबसूरत लग रही थी। ईशानी ने भी गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी। जब कोई विधवा बनता है तब भी सबको शक्ल देखने की पड़ी रहती है, और जब किसी की शादी होती है तब भी लोग निहारना नहीं छोड़ते हैं। गली के मोड़ पर ही राधा कृष्ण का मंदिर था।
धानी मंदिर की तरफ बढ़ जाती है। मंदिर में खास भीड़ था। एक समय था जब ऐसे ही मंदिर में भीड़ रहता था और सब उसके सफ़ेद साड़ी की रंगत देखकर एक तरफ हो जाते थे। आज भी सब उसे देखते देखते हल्का हल्का रास्ता दे देते हैं। धानी जाकर मुरली मनोहर को प्रणाम करती है। हमेशा शिकायत करते थे ना आपसे। हमें नहीं पता था कि हमारा नसीब आपने इतना अच्छा लिखा है, इतना अच्छा जीवन साथी हमें दे दिया। धानी हाथ जोड़ते हुए बोलती है। ईशानी भी धानी के पीछे पीछे मंदिर में आ जाती है। भगवान, आज तक मैंने कभी कोई शिकायत नहीं किया है, क्योंकि आपने मुझे मांगने से पहले ही हमेशा दे दिया है। लेकिन ये कैसा कसमकस दे दिया है। प्लीज़ मुझे इस कसम से बाहर निकालिए और सही रास्ता दिखाइए। पता है मैं अतुल के साथ गलत कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ईशानी मन ही मन अपनी दुविधा बताती है। धानी बेटा, आज मेरी बेटी माथा टेकने आई है, कल इसकी शादी है, तुम भी आशीर्वाद दो ना। शायद किसी की शादी थी, लड़की आशीर्वाद लेने के लिए आई थी, इसलिए मंदिर में भीड़ लगी थी। धानी को फिर से वो दिन याद आ जाता है जब ऐसे ही वो मंदिर में आई थी और कोई लड़की माथा टेकने के लिए आई थी, तो धानी को देखकर उसकी माँ ने अपने आंचल के नीचे छुपा लिया था ताकि धानी की नज़र ना पड़े उस पर। अच्छी बात लोग भले ही भूल जाते हैं, लेकिन बुरी बात हमेशा दिल में टिस की तरह रहती है। खूब खुश रहो, ठाकुर जी आपकी झोली खुशियों से भर दे। पैर छूते ही धानी दिल से आशीर्वाद देती है। अरे बेटा, ये भी तो कहो कि तुम्हारे जैसा बच्चा भी इसकी गोद में आ जाए। हाँ, ठाकुर जी आपकी गोद जल्दी ही भर दे। चलिए भाभी। ईशानी पीछे से आवाज़ लगाती है। दोनों मंदिर से निकलते हुए पांडे निवास की ओर चले जाते हैं। हर हर महादेव दोस्तों, तो आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं जल्दी से नए भाग के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू।